बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट काइंड है हिस्टोरिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। हिस्टोरिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ द लीगल फिलॉसफी concerned with the history of the first principle and conception of the legal system dealing with। ये कानून की ये फिलॉसफी की ऐसी ब्रांच है जो कि उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उसकी हिस्ट्री के साथ डील करती है। इसके मेन एक्सपोनेंट कौन है? मोंटेस्क्यू और सवेजनी। और ये क्या है? द जनरल प्रिंसिपल गवर्निंग द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द लॉ। ऐसे असूलों को डिस्कस किया जाता है, ऐसे असूलों को बुनियाद बनाया जाता है जिसकी बेसिस पर हम ये चेक करते हैं कि ये लॉ इस तरह से डेवलप होकर हमारे पास आया। The origin and development of the legal systems first principle के जितने भी लीगल सिस्टम हैं, जो कि मैं आपको बार बार बताती रहती हूँ कि दुनिया में 5 लीगल सिस्टम हैं और इन 5 के अलावा जो एंशिएंट लीगल सिस्टम है वो क्या है? वो है रोमन लीगल सिस्टम। वो दुनिया का सबसे पुराना लीगल सिस्टम है, एंशिएंट लीगल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड है। तो ये उसी को डेवलप करते हैं, ये उसी के बेसिस पर डिस्कस करते हैं कि दुनिया का कदीम तरीन लीगल सिस्टम कौन सा होगा, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इनकी खूबियाँ क्या हैं, इसका स्कोप क्या है। इट कंसर्न विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द लीगल प्रिंसिपल कि जो लीगल प्रिंसिपल हैं ये किस तरह से साइंटिफिकली हमारे पास डेवलप होकर आए हैं। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ द फंडामेंटल लीगल कॉन्सेप्शन इन अर्ली सोसाइटी। जो कदीम दौर था उस वक्त किस तरह से हमारे पास लीगल कॉन्सेप्ट्स डेवलप हुए थे। सादे लफ्ज़ों में जो हिस्टोरिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस वाले हैं वो क्या करेंगे? वो इनकी हिस्ट्री को चेक करेंगे। नेक्स्ट है क्रिटिसिज्म ऑन हिस्टोरिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। हिस्टोरिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस पर क्या क्रिटिसाइज किया जाता है? कस्टम इज नॉट अ लॉ बिकॉज इट वेरीज फ्रॉम एरा टू एरा, इट हैज़ नो लीगल फोर्स। हिस्टोरिकल वाले जो होते हैं वो कस्टम को बेस्ट सोर्स ऑफ लॉ मानते हैं। इसके बरक्स जो एनालिटिकल वाले हैं वो लेजिस्लेशन को सोर्स ऑफ लॉ मानते हैं। ये दोनों एक्सट्रीम की अप्रोचेज है। जब भी आपने लेजिस्लेशन, कस्टम या प्रेसिडेंट को एज अ सोर्स ऑफ लॉ डिस्कस करना होगा तो आप उसमें अपने तजज़िये नहीं लिखेंगे, बल्कि आप उसमें एनालिटिकल स्कूल या हिस्टोरिकल स्कूल या एनालिटिकल अप्रोच या हिस्टोरिकल अप्रोच, इन दोनों की बेसिस पर आप क्या करेंगे? आप तजज़िया करेंगे, आप अपनी बात को बयान करेंगे। तो मैंने आपको डे फर्स्ट से बता रही हूँ कि एनालिटिकल स्कूल वालों के नज़दीक सिर्फ लेजिस्लेशन ही सोर्स ऑफ लॉ है और कस्टम और प्रेसिडेंट की कोई अहमियत नहीं है। इसके बरक्स जो हिस्टोरिकल वाले हैं उनके नज़दीक कस्टम बेस्ट सोर्स ऑफ लॉ है, लेजिस्लेशन या प्रेसिडेंट सोर्स ऑफ लॉ नहीं है। नेक्स्ट इज द काइंड इज एथिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। एथिक्स ये क्या है? ये कानून की इखलाकियात के बेसिस पर डिस्कशन का नाम है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ लीगल philosophy concerned with the law from viewpoint of its ethical significance and adequacy। ये क्या बताता है? ये बताता है कि इखलाकियात की बेसिस पर एक जो कानून है वो मुनासिब है, वो अच्छा है, वो बेस्ट है, वो कैसा है। ये इनको ऑन द बेसिस ऑफ द एथिक्स, सिग्निफिकेंस एंड एडिक्वेसी, मुनासिब होने के बेसिस पर बताता है। इसके मेन एक्सपोनेंट्स कौन है? ह्यूगो ग्रोटेशियस एंड हेगल। नेक्स्ट इस हेडिंग है मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्कोप ऑफ द एथिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। इनकी क्या खूबियां हैं इस स्कूल की? इट डील्स विद लॉ एज इट ought टू बी इन एन आइडियल स्टेट। ये बताता है कि कानून अपनी बेहतरीन शक्ल में कैसा होगा। कानून है अगर हमारे मुल्क का, वो अगर सही नहीं है तो एथिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस वाले बताएंगे कि वो बेस्ट किस्म का कानून जो कि हमारे माशरे, हमारे मुल्क के लिए मुनासिब होगा, वो एथिकल अप्रोच वाले बताएंगे। It aims at bringing the principle of law to such a form in which attainment of justice may be best achieved। ये बताते हैं कि कानून इस लेवल का होना चाहिए कि आप उसके मुताबिक बेहतरीन इंसाफ हासिल करने में कामयाब हो सके। Its study brings together moral and legal philosophy। ये मोरालिटी को लॉ मानते हैं और इसकी बेसिस पर क्या है? ये अपनी लीगल फिलॉसफी देते हैं। हमारा एक टॉपिक है लॉ मस्ट बी मोरल, वो आप चेक कर सकते हैं। वो एथिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस वालों से रिलेटेड फिलॉसफी को डिस्कस करता है, इन्हीं के मुताबिक ही वो डील करता है। नेक्स्ट है क्रिटिसिज्म ऑन द एथिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। एथिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस पर क्रिटिसिज्म क्या है? एथिक्स रेगुलेट्स द मीन्स ऑफ द इनर लाइफ व्हाइल द लॉ रेगुलेट्स द मीन्स ऑफ द एक्सटर्नल लाइफ। इखलाकियात की बेसिस पर आपकी जो ज़िंदगी है वो तो गुजर सकती है, लेकिन कानून की बेसिस पर आप पूरे माशरे को डील कर सकते हैं। एथिक्स की बेसिस पर आप पूरे माशरे को डील नहीं कर सकते।
नेक्स्ट इज द सोशियोलॉजिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। सबसे पहली बात, जैसे मैंने आपको एनालिटिकल, हिस्टोरिकल और एथिकल का बताया, तो सोशियोलॉजिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या होगा? इट विल बी द स्टडी ऑफ द सोसाइटी। ये इंसान के माशरे की स्टडी है। और माशरे की स्टडी क्या कहलाती है? माशरे की स्टडी सोशियोलॉजी कहलाती है। और ऐसी ब्रांच लॉ की, ऐसी फिलॉसफी की ब्रांच जो कि सोसाइटी और लॉ का रिलेशन बता रही होगी, दैट विल बी कॉल्ड सोशियोलॉजिकल jurisprudence. The center of the gravity of the legal development lies neither in legislation nor in justice, science or in the judicial decision, but in society itself. वो कहते हैं कि ना तो कानून जो है वो कानून साजी में है, ना ही वो जजों का बनाया हुआ है, बल्कि जो कानून है वो क्या है? वो चीज़ है जो कि एक माशरे में डेवलप हुई है। ये बिल्कुल सबसे हटकर अलग बात करते हैं। वो कहते हैं एक माशरा होगा तो माशरे में कानून भी तो होगा, तो उसी की बेसिस पर ही कानून बनता है, उसी की बेसिस पर डेवलप होता है। लिहाजा जो लॉ होगा वो ऑन द बेसिस ऑफ द सोसाइटी होगा। और ऐसे लोग जो कि सोसाइटी के से रिलेटेड कानून के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, दे विल बी डेट अंडर द हेडिंग ऑफ द सोशियोलॉजिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। इसके मेन एक्सपोनेंट कौन है? हंगरी मैन, ऑगस्टे कॉम्ट और ड्यूगेट। और इन पर क्रिटिसिज्म क्या है? इन पर क्रिटिसिज्म है, इट इज नथिंग बट द नेचुरल लॉ इन डिफरेंट फ्रॉम, इट हैज राइटली बीन सेड, डोगेट पुश्ड नेचुरल लॉ आउट थ्रू द डोर एंड लेट इट कम बाय द विंडो। कि भाई जो डोगेट था उसने नेचुरल लॉ को दरवाजे से निकाल दिया और विंडो से वापस ले आया, यानी कि उसने नेचुरल लॉ को सोशियोलॉजी के बेसिस पर ही डिस्कस किया। वो कहते हैं ये कुछ भी नहीं, सिर्फ नेचुरल लॉ की एक्सटेंशन है। कि नेचुरल लॉ जो है वो कहते हैं वो कुदरत की तरफ से दिया गया, और ये कहते हैं जो माशरे की तरफ से होगा कानून, वो क्या होगा? वो सही कानून होगा। और वो किस डेफिनेशन में आता है? वो सोशियोलॉजिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में आता है। अगली कैटेगरी है स्कैंडिनेवियन ज्यूरिस्प्रूडेंस। ये कहते हैं कि जो कानून हो वो प्योर कानून होना चाहिए, खालिस किस्म का लॉ हो, इसमें जो इम्प्योरिटी है वो मौजूद ना हो। स्कैंडिनेवियन ज्यूरिस्प्रूडेंस, it concentrate on a group of individuals skilled in law which gives the principle। वो कहते हैं कि जो कानून हो वो ऐसे लोग पेश करें जो कि कानून देने में माहिर हो, उनका दिया गया जो कानून होगा वो बेस्ट होगा। इसके मेन एक्सपोनेंट ऑल्विक्रोन और इसका आगे क्या कहते हैं? वो कहते हैं all laws made by the judges they are also called realistic, that's why they say that law is the what judges say। ये बेसिकली जो प्रेसिडेंट है उसको सोर्स ऑफ लॉ मानते हैं और उसकी बेसिस पर इन्होंने अपनी थ्योरी डेवलप की है। इसके बाद इसका क्रिटिसिज्म है, दिस स्कैंडिनेवियन आर मोर कंसर्न विद द थ्योरेटिकल ऑपरेशन ऑफ द लीगल सिस्टम एज अ होल रादर देन प्रैक्टिकल। ये थ्योरी की बेसिस पर कानून को डिस्कस करते हैं, प्रैक्टिकल बेसिस पर लॉ को डिस्कस नहीं करते। तो यहाँ तक हो गई हमारी काइंड्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस या फिलॉसफी ऑफ लॉ। फिलॉसफी ऑफ लॉ में हम क्या पढ़ते हैं? फिलॉसफी ऑफ लॉ में हम पढ़ते हैं कि बेसिकली कानून है क्या। अब जब हम लॉ को पढ़ने लगते हैं या फिलॉसफी को समझने लगते हैं तो हम अपना तो फलसफा देने से रहे, क्योंकि ना तो हम फिलोसफर हैं और ना ही हम ज्यूरिस्ट हैं, कानूनदान हैं। लिहाजा हमारे से पहले जिन लोगों ने लॉ पर काम किया है हम उनके नज़रियात को पढ़ते हैं। अब जब वो लॉ पर काम करते हैं तो वो करते हैं रिसर्च। वो जो रिसर्च की जाती है वो किसी न किसी मतलब कोई ना कोई क्राइटेरिया होता है, कोई ना कोई तरीक़ाकार होता है, मेथडोलॉजी होती है जिसकी बेसिस पर वो रिसर्च की जाती है। जैसे मैं आपको मिसाल दूँ, अब हम क्या करते हैं? हम करते हैं क्रिटिकल एनालिसिस, हम करते हैं एनालिसिस ऑफ द लीगल कॉन्सेप्ट्स, हम देखते हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट या एथिकल व्यू। ये जो भी होगा हम फिर उसी स्कूल के मानने वाले होंगे, उसी के आगे फॉलोअर होंगे और उसी के बेसिस पर हम अपनी रिसर्च कर सकते हैं। मतलब कोई एक तरीकाकार नहीं है अपनी बात को बयान करने का, जो तरीकाकार आपके दिल को मुनासिब लगता है उसी की बेसिस पर ही उन्होंने क्या किया? लॉ की काइंड्स वगैरह डेवलप करते गए। यहाँ तक हमारी काइंड्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस मुकम्मल हो गई हैं और अगला हमारा टॉपिक है स्कोप ऑफ फिलॉसफी ऑफ लॉ या स्कोप ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस का स्कोप क्या है या फिलॉसफी ऑफ लॉ का स्कोप क्या होगा? देयर इज नो यूनिमिटी ऑफ ओपिनियन रिगार्डिंग द स्कोप ऑफ द ज्यूरिस्प्रूडेंस, डिफरेंट अथॉरिटीज। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्कोप ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। ये जो स्कोप ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस है इसको हम मतलब दो कैटेगरीज में तकसीम करते हैं, इन द अर्ली पीरियड और मौजूदा पीरियड। पहले वक्तों में कानून को क्या समझा जाता था और मौजूदा वक्त में कानून को हम क्या समझते हैं। इसके बारे में कोई
एक राय नहीं है. Different thought is attributed different meanings and the varying premises to the law, and that causes differences of the opinion with regard to the exact limit of the fault covered by the jurisprudence. इसको हमारे बारे में कोई भी एक मुत्तफिका तौर पर बयान नहीं है, अलग अलग लोगों की राय हैं. इन अर्ली पीरियड, पुराने वक्तों की बात है, तब क्या था? Jurisprudence has been so defined as to cover moral and religious prospect also, and that has created confusion. It was, वो कहते हैं जो पुराने वक्तों की बात है, तब jurisprudence और जो यानी कि philosophy of law थी और जो moral था और मजहब, इखलाक, मजहब और कानून, तीनों को एक ही समझा जाता था और इनके दरमियान कोई फर्क नहीं किया जाता था. फिर ऑस्टिन का दौर आया. फिर ऑस्टिन ने क्या किया? It was the Austin who distinguished law from morality and theology and restricted the term to the body of the rules, set and enforced by the sovereign or the supreme lawmaking authority within the realm. So the scope of jurisprudence was limited to the study of the concept of the positive law only. Jurisprudence में जब ऑस्टिन का दौर आया तो उसने पॉजिटिव लॉ, मैन मेड लॉ, इसकी बात की. उसने कहा जो इखलाकियात होगा, जो नेचर या मजहब की तरफ से दिया गया कानून होगा, वो लॉ नहीं होगा. लॉ वो होगा जो आपको आपका मुल्क का सॉवरेन बना के देगा, खुद मुख्तार आला बना के देगा. तो ये ऑस्टिन था जिसने लॉ और मोरालिटी और रिलीजन को अलग अलग किया. मौजूदा वक्त में क्या है? jurisprudence at present, there is a tendency to widen the scope of jurisprudence. The present view is that scope of jurisprudence cannot be circumscribed or limited. It includes all concepts of human order and human conduct in a state and society. कि मौजूदा वक्त में कोई jurisprudence में कोई मतलब लिमिटेशन नहीं है. आजकल इसमें इंसान के तमाम रवैयाकार, एक रियासत, एक माशरा, सारी चीज़ें कुल मिलाकर हम फिलोसफी ऑफ लॉ को पढ़ते हैं. In the view of the P.B. Mukherjee, the new jurisprudence include political science, economics, culture, ideas. It cover the study of man in relation to state and society. मौजूदा वक्त में हम कानून का रिलेशन पढ़ते हैं कि किस तरह से मुल्क में पॉलिटिकल साइंस, जो मुल्क का माशरा है उसमें जो मतलब रियासत वगैरह है, उसका और कानून का आपस में क्या ताल्लुक है. माशी तौर पर अगर कोई मुल्क मजबूत होता है तो वहाँ पर क्राइम रेट कम हो जाता है. तो हम लॉ और इकोनॉमिक्स का रिलेशन पढ़ते हैं. और माशरा होगा तो माशरे में लोग भी तो रहते होंगे, और लोग होंगे तो लोगों से रिलेटेड लॉ भी होगा. तो माशरे और जो कानून है उनका आपस में क्या रिलेशन है, ये सारी चीज़ें आजकल jurisprudence में पढ़ी जाती हैं. उसके बाद अकॉर्डिंग टू लॉर्ड रेडक्लिफ, jurisprudence is a part of the history, a part of economics and sociology, a part of ethics and the philosophy of law. कि jurisprudence क्या है? ये हमारा इकोनॉमिक्स का पार्ट है, हमारे सोशियोलॉजी का पार्ट है, ये हमारे इखलाकियात का पार्ट है, और इवन ये हमारी जो लाइफ है, हमारी जो जिंदगी है, ये उसका भी हिस्सा है. तो ये इसकी स्कोप की हेडिंग हो गई. इसका आखिरी पॉइंट है प्रैक्टिकल वैल्यू, इम्पोर्टेंस या यूटिलिटी ऑफ द jurisprudence. फिलोसफी ऑफ लॉ को पढ़ने के लिए, ये फिलोसफी ऑफ लॉ में बेसिकली क्या होती है? थ्योरीज होती है ना. आपने कोई भी लीगल कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो तो थ्योरी हो गई. आपने कोई भी सोर्स ऑफ लॉ पढ़ा है वो भी थ्योरी है. आपने कोई फिलोसफी पढ़ी है, कोई थ्योरी पढ़ी है, वो भी थ्योरी है. तो थ्योरी का आपको प्रैक्टिकल लाइफ में क्या अहमियत है? आपको क्यों jurisprudence पढ़ाई जाती है? आपको क्यों फिलोसफी ऑफ लॉ पढ़ाई जाती है? लॉ में इसकी अहमियत क्या है? इसकी अहमियत यह है कि कहते हैं कि एक जिस जज की jurisprudence जितनी अच्छी होती है ना, वो उतना अच्छा फैसला लिखता है. क्यों? क्योंकि आपके पास बतौर कल को जज कोई मसला आ जाता है या वकील मसला आ जाता है, तो आप सबसे पहले क्या देखते हैं कि व्हाट इज इट्स लीगल डेफिनेशन, इसकी कानूनी डेफिनेशन क्या है. पोजेशन का मसला आ गया, ओनरशिप का आ गया, टाइटल, राइट, लायबिलिटी, नेग्लिजेंस, एक्ट, ओमिशन, कॉन्ट्रैक्ट, कोई सा भी लीगल कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड आपके पास कल कोई मसला आता है, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले उसकी लीगल डेफिनेशन देखते हैं. कानून उसको डिफाइन कैसे करता है. जब आप उसकी लीगल डेफिनेशन देखते हैं, फिर उसके ऊपर आप एप्लीकेबल लॉ देखते हैं, क्या कानून में ये सही है या नहीं है. फिर आप उसी के मुताबिक उसको आगे प्लीड करते हैं, आगे लेकर उसको चलाते हैं. इसलिए इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है. अब सबसे पहले जो पॉइंट है वो क्या है? वह है jurisprudence इज़ द ग्रामर ऑफ लॉ. जैसे हम इंग्लिश में ग्रामर पढ़ते हैं, उर्दू में ग्रामर पढ़ते हैं, तो लॉ की ग्रामर क्या है? लॉ की ग्रामर jurisprudence है. कि अगर आपकी जितनी ग्रामर अच्छी होती है, आपकी राइटिंग स्किल्स उतनी अच्छी होती है. अगर आपको लीगल कॉन्सेप्ट्स अच्छे से आते होंगे तभी आप अपने मामलात अच्छे से समझ सकते हैं, आगे चला सकते हैं. आई ऑफ लॉ, jurisprudence क्या है? ये कानून की आँख है.
आपके इंसान आंखों से देखता है ना, तो इसी तरह से एक वकील ने भी अगर कोई भी मामला देखना होगा तो वो ज्यूरिस्प्रूडेंस की बेसिस पर उसको देखेगा। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, ज्यूरिस्प्रूडेंस में क्या होते हैं, बुनियादी असूल डिस्कस किए जाते हैं। द ज्यूरिस्प्रूडेंस थ्रो द लाइट ऑन द बेसिक आइडियाज एंड द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द लॉ, द नॉलेज ऑफ विच इज एसेंशियल फॉर द प्रैक्टिकल वर्क ऑफ द रजिस्ट्रार एंड द एडवोकेट्स एंड विच आर अडॉप्टेड बाय द सोसाइटी टू एडजस्ट द रिलेशन बिटवीन मैन एंड मैन। अगर आपने लोगों के दरमियान ताल्लुकात कायम करने हैं, आपने किसी भी मामलात को समझना है, कोई भी मामला है, तो उसके लिए जो बेसिक असूल है वो कहाँ दिए गए हैं, वो हमारे पास ज्यूरिस्प्रूडेंस में दिए गए हैं। ग्रेट एजुकेशनल वैल्यू, इसकी तालीमी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहमियत है। अगर आप देखा जाए तो ज्यूरिस्प्रूडेंस या फिलॉसफी ऑफ लॉ पहला पेपर है, और पहले अगर आपको कानून की समझ आएगी, आपने जितना भी 5 साल लॉ पढ़ना है, तो सबसे पहले तो आपको लॉ को डेफिनेशन आनी चाहिए, लॉ के मीनिंग आनी चाहिए, कानून का पता होना चाहिए, तभी तो आप आगे जा सकते हैं। अगर आपको लॉ की डेफिनेशन ही नहीं पता, लॉ का मीनिंग ही नहीं पता, तो आप आगे कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, कैसे चलेंगे। इसलिए एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसकी बहुत अहमियत है। It also has a great educational value. The logical analysis of the legal concepts widens the outlook of the lawyers and sharpens their logical techniques. ये वकीलों को दिमागी तौर पर तेज करता है और उनकी जो टेक्निक्स होती हैं उनको भी बेहतर करने में उनकी मदद करता है। Helps in legislation, ये कानून साज को जो पेचीदा मामलात होते हैं उन पर कानून साजी करने में भी मदद करता है। It helps the legislator by providing them with the precise and unambiguous terminology, relieving them to the botheration of the defining again and again certain expressions such as right, duty, possession, liability, etc. उनको बार बार एक्सप्लेन नहीं करने पड़ते। अगर उनको राइट देखना है तो वो ज्यूरिस्प्रूडेंस से उठाकर राइट देखकर उसी की डेफिनेशन को रिप्रोड्यूस करते हुए उसी से रिलेटेड लॉ बनाकर हमें दे देते हैं। Helps judges lawyers in asserting true meaning of law. पहले ही मैंने आपको बताया कि अगर आपको कोई भी मसला है उसके मीनिंग अंडरस्टैंड करने हैं तो बतौर वकील या जज आप कहाँ से करेंगे, आप ज्यूरिस्प्रूडेंस से करेंगे, आप फिलॉसफी ऑफ लॉ से उसके मीनिंग अंडरस्टैंड करेंगे। It helps the judges and lawyers in asserting the true meaning of the law are passed by the legislature by providing the rules of the interpretation. ये हमें तशरीह के असूल बताते हैं और जजेस और वकीलों को कानून की जो भी टर्मिनोलॉजीज होती हैं उनके मीनिंग अंडरस्टैंड करने में मदद देते हैं। प्रोवाइड लॉजिकल ट्रेनिंग्स फॉर लॉयर्स, जो वकील हैं उनके लिए भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। इट टीचेस द लॉयर्स एंड लेजिस्लेचर टू करेक्ट यूज ऑफ द लीगल टर्म, कि कोई भी ओमिशन है, ऑब्लिगेशन है, एक्ट है, मंजरिया, जितनी भी टर्म्स हैं उनके सही मायने अंडरस्टैंड करने में लोगों को हेल्प करता है। टू ट्रेन द क्रिटिकल फैकल्टीज, आपको बेहतर करता है कानून को अंडरस्टैंड करने में। इट ट्रेन्स द माइंड्स सो एज टू एम्बल अस टू डिस्कवर लीगल क्रिटिकल फैकल्टीज एंड दे कैन यूज एक्यूरेट लीगल टर्मिनोलॉजी एंड एक्सप्रेशन, कि किस तरह से आपने किसी भी कानून को कैसे अंडरस्टैंड करना है, ये आपको अक्ली तौर पर उस मामले के लिए तैयार करता है। ब्रिंग होमोजेनिटी एंड एक्यूरेसी, ये हमगी पैदा करता है और दुरुस्तगी भी। ज्यूरिस्प्रूडेंस ब्रिंग्स अबाउट होमोजेनिटी एंड एक्यूरेसी इन द लीगल पैराफ्रेसियोलॉजी, यानी कि जितने भी आपने लीगल टर्म्स इस्तेमाल करनी हैं उनके रिलेटेड आपको क्या करता है, आपको ट्रेन करता है। इंस्टिंक्ट वैल्यू, ये हमें कुछ चीज़ें भाई सिखाता है दिमागी तौर पर, जबिल्लत के तौर पर। ज्यूरिस्प्रूडेंस हैज इट्स ओन इंस्टिंक्ट वैल्यू। द लीगल रिसर्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस have all possibilities to influence the contemporary socio-political thoughts and may be affected by these ideas and thoughts. ये लोगों को तैयार करता है कि सियासी तौर पर, समाजी तौर पर आपने किस तरह से किसी भी मामले को देखना है। जैसे आपके LLB प्रोग्राम में इंग्लिश में डायलॉग दिया हुआ था कि आप बतौर वकील और क्लाइंट डोमेस्टिक वायलेंस पर डायलॉग लिखें, और अगर आपको इन इश्यूज़ का लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से अंदाज़ा नहीं होगा तो फिर आपका डायलॉग कैसे होगा, और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी जो वैल्यूज़ है, आपकी जो नॉलेज है, एजुकेशन है, वो कैसे बढ़ सकती है, वो ऑन द बेसिस ऑफ द ज्यूरिस्प्रूडेंस बढ़ सकती है, अच्छी हो सकती है। प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी, ये कानून को प्रैक्टिकली एप्लीकेबल करने में भी मदद करता है। Jurisprudence has its own practical value by seeking to realize the concept of law
and help us in solving different problems and challenges relating to law कि कानून से रिलेटेड जितने भी मामलात होते हैं ये उनको सॉल्व करने में हमारी मदद करते हैं. थ्योरी एंड प्रैक्टिस मस्ट गो हैंड इन हैंड. हम इसमें थ्योरी पढ़ते हैं और कानून की प्रैक्टिस में हम उस पर अमल दरामद करते हैं. ज्वाइनिंग ऑफ द थ्योरी एंड प्रैक्टिस may lead to well-being of the state, society and the whole civilization. पूरी के पूरे लोगों के लिए. हेल्पफुल इन रिफॉर्मिंग द ओल्ड लॉज. ये पुराने कानून को भी बेहतर करने में मदद करता है. Jurisprudence is an ever growing phenomena. It helpful the people to reform the old law and modify it according to the current social needs and the requirement. कि वक्त के मुताबिक जितनी भी ज़रूरियात है उनको पूरा करने में मदद करता है. यूजफुल फॉर द स्टूडेंट्स. ये स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा है क्योंकि स्टूडेंट्स इसको पढ़ेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे तो उनको लॉ की समझ आएगी. The study of jurisprudence helpful in realizing the thinking of the students and prepares them for an upright civil life. Helpful in the study of the foreign law. बाहर के मुल्क के कानून को भी समझने में अंडरस्टैंड करते हैं क्योंकि मैंने आपको jurisprudence की डेफिनेशन में बताया है कि जो jurisprudence है वो सिर्फ हमारे मुल्क का कानून को समझने के लिए नहीं होता बल्कि पूरी की पूरी जितनी भी नेशन है, जितना भी दुनिया का कानून है, उन सब को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ता है, jurisprudence पढ़नी पड़ती है. लिहाजा ये जो jurisprudence है ये हेल्पफुल है कि किस तरह से हम किसी भी बाहर के कानून को या इंटरनेशनल लॉ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं. इट enables one to study the foreign law intelligently because our systems are also based on the English law and fundamental principles are generally common to the all system of the law. यानी कि किसी भी कानून के कोई भी बुनियादी असूल हैं वो पूरी दुनिया के कानून में एक जैसे. और हमारा तो वैसे भी इंग्लैंड के लीगल सिस्टम के बेस पर करता है क्योंकि हम कॉलोनी थे तो हमें कानून भी उन्होंने ही बना के दिया था. रिमूव द कम्प्लेक्सिटीज ऑफ लॉ. कानून की जितनी पेचीदगी हैं उनको दूर करने में मदद करता है. वन ऑफ द टास्क ऑफ द jurisprudence इज टू कंस्ट्रक्ट कॉन्सेप्ट एंड मेक लॉ मोर मीनिंगफुल एंड रेशनल. कानून को ज़्यादा बामायनी और ज़्यादा अक्ली बनाने में और आसान करने में किसका हाथ है? jurisprudence का. आंसर द न्यू प्रॉब्लम. जो भी नए मसले मसाइल हैं उनका आंसर करने में भी मदद करता है. jurisprudence कैन टीच पीपल टू लुक अराउंड देम and realize that answer to the new legal problem must be found by the consideration of the present social needs and not in the wisdom of the past. कि अगर कोई भी मामला है जो कि माजी में नहीं था और अभी मौजूद है, आप उस पर गौर व खोज करेंगे और अकली तौर पर उसके तह में जाकर देखेंगे तो आपको उसका मसले का हल भी मिल जाएगा. ट्रेनिंग ऑफ माइंड. jurisprudence इंसान के माइंड को भी ट्रेन करता है. Jurisprudence trains the minds to solve the difficult legal problem in the legal way. कि कानून के मसले में कौन से नए मसले मसाइल पैदा हो रहे हैं उनको ठीक करता है. ग्राफ्स ऑन द सब्जेक्ट. ये जो हमारा मजमून है कानून का उस पर हमारी गिरफ्त मजबूत करने में भी हमारे लिए मददगार है. इट हेल्प्स इन नोइंग एंड ग्रास्पिंग द लैंग्वेज, ग्रामर, द बेसिक ऑफ द ट्रीटमेंट एंड assumption upon which subjects rest. किस तरह से किसी मामले को समझना है. यूजफुल इन आर्ट ऑफ प्लीडिंग एंड लेजिस्लेशन. प्लीडिंग का मतलब होता है मुकदमेबाजी और लेजिस्लेशन का मतलब होता है कानून साजी. ये कानून साजी में और मुकदमेबाजी में भी मददगार है. इट हेल्पफुल द लेजिस्लेटर and the lawyers the proper use of the legal terminology. It relieves them from the creation of defining again and again certain expression, for example right, duty, etc. ये आपको बार बार एक ही मामले को दोबारा डिस्कस करने से बचाता है कि एक दफ़ा जो आपको राइट की डेफिनेशन दे दी गई है वो हर कानून में हर जगह उसी तरह से इस्तेमाल होगी. टू इंटरप्रेट लॉ. ये आपको कानून की तशरीह करने में भी मदद देता है. इट हेल्प्स द जजेस एंड द लॉयर्स इन असर्टिंग द ट्रू मीनिंग ऑफ द लॉ पास्ड बाय द लेजिस्लेचर बाय प्रोवाइडिंग द रूल्स ऑफ द इंटरप्रिटेशन. ये हमें कानून की तशरीह करने के भी असूल बताता है और उन्हीं असूलों को अप्लाई करते हुए जजेस क्या करते हैं, कानून के जो सही मायने होते हैं वो वाज़े करके हमें बताते हैं. Importance under the light of the different jurists. मुख्तलिफ कानूनदान कैसे क्या कहते हैं कि jurisprudence की क्या अहमियत और ये क्यों ज़रूरी है. By Dr. M.G. Sentha. The value of the jurisprudence lies in the examining the consequences of the law and its administration on the social welfare and suggesting changes for the betterment of the suprastructure of the law. कि कानून का जो स्ट्रक्चर है, कानून की जो साख्त है उसको बेहतर करने में भी ये हमारे मददगार है.
by M. Dykes. The study of jurisprudence is an opportunity for the lawyers to bring theory and the life into focus for it concerning human thoughts in relation to the social existence. कि इंसान जो है वो अपने माशरे में जो उसकी थ्योरी है उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हुए अपने माशरे को बेहतर से बेहतर कर सकता है। ये हमारा आज का टॉपिक है। हमारा आज का टॉपिक क्या है? हमने आज के टॉपिक में पढ़ा फिलॉसफी ऑफ लॉ या जूरिस्प्रूडेंस क्या होती है। अगर आपको इसकी मीनिंग और डेफिनेशन अंडरस्टैंड करनी है तो वो आप हमारे इसके पार्ट फर्स्ट में देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और जूरिस्प्रूडेंस क्या होती है? जूरिस्प्रूडेंस या फिलॉसफी ऑफ लॉ ये स्टडी ऑफ लॉ होती है, नॉलेज ऑफ लॉ, स्किल इन लॉ या साइंस ऑफ लॉ। इसकी डेफिनेशन में डिफरेंट जूरिस्ट बताई है। काइंड्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस जो मेन मेजर काइंड्स हैं वो एनालिटिकल jurisprudence, हिस्टोरिकल jurisprudence एंड एथिकल jurisprudence। इसके अलावा आपने स्कैंडिनेवियन और सोशियोलॉजिकल jurisprudence भी देख लेना। इसका स्कोप भी चेक करना है कि स्कोप इसका अर्ली पीरियड में क्या था, ऑस्टन पीरियड में क्या है और मॉडर्न पीरियड में क्या है। और आखिर में आपने इसकी प्रैक्टिकल वैल्यू भी डिस्कस करनी है, जो कि मैंने आपको पूरे लेक्चर में बता दिया। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और आपको कोई भी टॉपिक ज़रूरत है, आपको किसी भी टॉपिक में कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। और जो टॉपिक आपको जब पहले पढ़ना है वो भी आप हमें बता सकते हैं, ताकि हम उसी पॉइंट ऑफ व्यू से अपने लेक्चर्स अपलोड करते रहें। थैंक यू सो मच।